बच्चों, हमारा वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कर लिया था, कंजर्वेशन लॉ कर लिया था और पावर के बारे में बात कर ली थी। पावर का हमने शायद एक क्वेश्चन भी कर लिया था, डू योरसेल्फ का 10। आप देखिए अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, सभी बच्चे फॉर्मूला चार्ट ओपन करें 1 मिनट के लिए। आपका जो वर्क एनर्जी पावर का फॉर्मूला चार्ट है उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम कर चुके थे और 9 तक पूरे कर चुके थे, 10th पूरे कर चुके थे। 11th मैंने कहा था कि आप करिए। 11th क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से होगा जो 10th है, यानी अप्रोच एकदम सेम है ना। तो मैं नहीं करवा रहा 11th क्वेश्चन को, 12th वाला मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे से पढ़िए सवाल को पहले। A small object of mass m is moved over a rough curved surface as shown. The force which moves it along the dotted path shown is always tangential to the curved path. अच्छा, मतलब कि जो फोर्स है वो हमेशा कर्व पाथ के टेंजेंशियल है। If the object moves with negligible speed, find the work done by the force F in moving it from A to B. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस इज म्यू। देखो बेटा, एक्चुअल में ये सवाल बहुत ही सिंपल और अच्छा सवाल है, बहुत सरल सवाल है, मतलब इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये आपकी ज़मीन है और ज़मीन पर कोई ऐसा रूट बना हुआ है, ऊपर जा रहा है पहाड़ पर। ये कोई पहाड़ चढ़ रहा है ना, यहाँ पर हम पहुँचना है। ये हाइट दे रखी है इन्होंने h। अब इस पहाड़ पर चढ़ना है और ये रास्ता सीधा सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, राइट। हमें यहाँ तक चढ़ना है, करेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो रास्ता इस तरह से बना हुआ है ना, इसके मैं टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, छोटे छोटे पीस बना देता हूँ। फिर किसी एक छोटे से पीस पर हम बात करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ ऐसा कर रहा हूँ कि ये रास्ता जो है ना पूरा का पूरा, इसके टुकड़े कर देता हूँ मैं, टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ मैं, टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ मैं। फिर किसी भी एक छोटे टुकड़े पर मैं विचार करूँगा, यानी तोड़ डाला, रास्ते के टुकड़े टुकड़े कर दिए, है ना। अब इसमें से मैं एक छोटा टुकड़ा ले लेता हूँ, कोई सा भी, है ना, कहीं से भी। तो चलो हम ले लेते हैं ये वाला टुकड़ा ले लेते हैं, है ना। अब आप देखेंगे कि ये जब टुकड़ा ले लेता हूँ मैं, और अब ये इतना छोटा टुकड़ा है कि आँखों से दिखाई नहीं देता, इतना छोटा टुकड़ा है कि आँख से दिखाई नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता, इतना छोटा है, इतना छोटा है। तो हम इसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है, चाहे कर्व कितना ही हो, चाहे कर्व कितना ही हो, लेकिन अगर हम उस कर्व का एक छोटा पीस लेते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ये ध्यान देना, फिर से सुनो, चाहे कर्व कैसा भी हो, अगर हम कर्व के छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमल पीसेज कर देते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो ध्यान दीजिए, एनी इनफाइनाइटेसिमल पीस, any infinitesimal piece, infinitesimal piece, any infinitesimal piece of any curve is always to be considered as straight line। ठीक है जी। तो देखिए ये लंबाई इन्होंने L दे रखी है, ये लंबाई क्या दे रखी है इन्होंने, L दे रखी है, और ये लंबाई क्या दे रखी है इन्होंने, H दे रखी है। तो ये L है और ये H है, देखिए आपके डायग्राम में, हाँ ये L है और ये H है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ और उसको माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ तो बड़ा दिखाई देगा, है ना। तो ये लो जी, ये एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है और बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दीजिए, स्ट्रेट लाइन है। मैं कहता हूँ इसको dx और इसको कहता हूँ dy, है ना, यस। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा था इसको हमने कंसीडर किया है यहाँ पे, जिसका कि ये वाला dx है और ये वाला dy है। नेचुरल है कि कोई इस तरह से होगा तो उसका एक x हिस्सा होगा, एक y हिस्सा होगा। इसको हम कह देते हैं d थीटा, या थीटा कह देते हैं, थीटा कह देते हैं। बेटा जब थीटा कहा तो देखो अब क्या आएगा, ये dx है, ये dy है, तो इसको मैं ds कह सकता हूँ, है ना। या चलो अपन एक काम करते हैं, इसमें mg ले लेते हैं, ये आपका mg वेट है, mg वेट है। तो धरती माता तो बेटा इधर ही लगाएगी फोर्स, धरती माता तो इधर ही लगाएगी mg फोर्स, राइट। अच्छा, जब ये mg फोर्स है तो मैं कहूँगा
कि ये mg cos थीटा होगा, mg cos थीटा होगा बेटा। और जब ये mg cos थीटा होगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg cos थीटा होगा, cos थीटा होगा, राइट। अच्छा, जब ये mg cos थीटा हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और अब हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो देखो एक तो इस mg का कंपोनेंट इधर आएगा, mg sin थीटा आएगा ना, mg sin थीटा आएगा, बिल्कुल, है ना। अच्छा, और अब फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वो आएगा म्यू mg cos थीटा। अब ले जाना चाह रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ खिसकाने के लिए हमें जो नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो mg sin थीटा और ये फ्रिक्शन फोर्स का टोटल चाहिए। देखिए, नेट अपवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड, नेट अपवर्ड फोर्स डिजायर्ड, नेट अपवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड। तो अपवर्ड फोर्स जो रिक्वायर्ड है ना वो है mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, प्लस म्यू mg cos थीटा, ये आपका नेट अपवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड है। ओके, जब ये नेट अपवर्ड फोर्स आ गया है आपके पास में, ये mg sin थीटा है, ये म्यू mg cos थीटा है, तो आप देखिए अब आपका जो वर्क आएगा, अब आपका जो वर्क आएगा वो वर्क आएगा FDR, FDR। तो FDR को मैं बोलूँगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, cos थीटा इंटू dr। तो सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देवें, इंटू dr, सॉरी यहाँ पे dr है, dr, एक्चुअली में dr ये वाली लेंथ है, ये dx है, तो ये पूरा dr है। ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, ये dr है बेटा, दिस इज dr। आपको पता है ये चीज़ क्या बनाई थी हमने, ये चीज़ हमने बनाई थी छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, इस छोटे से टुकड़े में ये जो छोटी सी चीज़ है ये dr है, ये dr है, ये जरा सा चीज़ जो है वो dr है, और ऐसे था dx और ऐसे था dy, ऐसे था dx ऐसे था dy, ये dr है, करेक्ट। तो बस यही बात है ना, तो ये dr है, तो ये वर्क इक्वल टू FDR आ गया। अब जब ये वर्क इक्वल टू FDR आ गया है तो ये आ गया है mg कॉमन, ये आ जाएगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू dr, इंटू dr आ जाएगा। तो dr आपका dr रहने दो, ठीक है। अब आप sin थीटा की वैल्यू रखिए ईमानदारी से जरा, mg sin थीटा क्या आएगा बेटा, sin थीटा आएगा dy अपॉन dr प्लस म्यू cos थीटा बताना जरा, cos थीटा आएगा dx अपॉन dr, और यहाँ है dr। ये आपका स्मॉल वर्क है, dw स्मॉल वर्क है बेटा, स्मॉल वर्क है, कंप्लीट वर्क चाहिए ना अब आपको, तो ये आपका स्मॉल वर्क आ रहा है, डी स्मॉल वर्क, dw, इसको dw बोल दीजिए आप। तो ये आपका mg आ गया, और dr से dr करेंगे आप, ये dy आएगा और प्लस ये म्यू dx आएगा, राइट। चलो, अब आपको कंप्लीट वर्क चाहिए, तो कंप्लीट वर्क चाहिए तो आप टोटल वर्क लिख दीजिए, टोटल वर्क इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन dw, इंटीग्रेशन dw को आप ले लीजिए अलग अलग, तो क्या लिखेंगे आप इसको, इंटीग्रेशन dw को लिखेंगे आप mg इंटू dy प्लस इंटीग्रेशन म्यू mg इंटू dx। चेक करो, ठीक है, इनको अलग अलग करके लिख दिया है और कुछ नहीं किया। y की बात करेंगे तो y है आपका 0 से लेके h तक, और x की बात करेंगे तो x है आपका 0 से लेके l तक। बस अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो देखिए mg dy को हम कहेंगे इंटीग्रेशन y, और इसकी लिमिट रखोगे तो h ही आएगा, है ना, प्लस इसी तरीके से dx को आप इंटीग्रेशन x कहोगे, लिमिट रखोगे तो आपका l ही आएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा म्यू mg l, और ये आपका आंसर आ गया। तो कितना आसान सवाल है, लेकिन इसको करने के लिए हमने थोड़ा सा होशियारी दिखाई है, और वो होशियारी ये दिखाई है कि जो आपका ये दिया हुआ था
उसके हमने पीस कर दिए, और वी हैव कंसिडर्ड एनी स्मॉल पीस, कोई सा भी ले लो, कोई कानून नहीं बन गया कि आप मैंने जो लिया है वो लो, ये ले लो, है ना। तो मतलब इसके अंदर तो नियम है कि अगर आपने कोई पीस लिया है तो उसको स्ट्रेट लाइन मानोगे, उस पीस को स्ट्रेट लाइन मानोगे तो ये dx आएगा, ये dr आएगा। अब ये दिख नहीं रहा अच्छी तरह से, दिख नहीं रहा तो इसको माइक्रोस्कोप से देखो, थोड़ा सा जूम करके देखो, जूम करके, तो जूम करके ऐसा दिख गया ये। अब जूम करके ऐसा दिख गया तो ये आपका dx था, ये आपका dy था, और ये आपका dr था, तो बस खत्म काम, है ना। तो फिर हमने क्या किया, इस mg के दो कंपोनेंट किए, mg cos थीटा आया, mg sin थीटा आया, इधर फ्रिक्शन आया, उधर फोर्स आया, हमने नेट फोर्स देख लिया कितना आया। तो नेट फोर्स आपका mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। और इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ फॉर्मूला चार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ फॉर्मूला चार्ट इज you have two springs that are identical except that spring 1 is stiffer than spring 2। अच्छा ठीक है जी, इसका मतलब K1 जो है ना मजबूत स्प्रिंग है और K2 बेचारी कमजोर स्प्रिंग है, इन्होंने कहा है ना। तो K1 is stiffer than K2 on which spring is more work done if they are stretched using the same force। अच्छा, एक बार तो दोनों का सेम फोर्स चाहिए और एक बार दोनों का सेम स्ट्रेच चाहिए, डिस्टेंस। ठीक है जी, देखो सबसे पहले वाला काम कर रहा हूँ मैं 13 का ए पार्ट। हमने आपको पढ़ाया था u इक्वल टू 1/2 kx², पढ़ाया था ना, पढ़ाया था, है ना। तो ये कह रहे हैं कि सेम फोर्स है, तो सबसे पहले मैं फोर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। k² x² k, चेक करना, तो ये आ जाएगा f²/2k, f²/2k। बेटा ये u ही वर्क होता है, u इज द वर्क, तो ये f²/2k आ गया। अब इन्होंने f को कांस्टेंट कहा है, f को कांस्टेंट कहा है। जब f कांस्टेंट है तो इसका मतलब वर्क प्रोपोर्शनल टू 1/k है। अब जब वर्क प्रोपोर्शनल टू 1/k है, K1 ग्रेटर देन K2 है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क 1 इज लेस देन वर्क 2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और क्लियर कट बात आ गई, क्योंकि वर्क प्रोपोर्शनल टू 1/k हुआ, f कांस्टेंट है तो वर्क प्रोपोर्शनल टू 1/k, वर्क प्रोपोर्शनल टू 1/k हुआ तो K1 ग्रेटर देन K2 है, तो इसका मतलब W1 लेस देन W2 होगा। ठीक है, चलिए आगे, ये आपका A आ गया बेटा। अब हम जरा B की बात कर देते हैं। B वाला जो पार्ट है उसमें इन्होंने स्ट्रेच कांस्टेंट रखा है, यानी U इक्वल टू वर्क जो है ना, उसको इन्होंने सीधे सीधे x को कांस्टेंट कह दिया। तो हमको ठीक है x को कांस्टेंट रखेंगे, x कांस्टेंट है बेटा। ए वाले पार्ट में तो फोर्स कांस्टेंट रखा था, इसमें x कांस्टेंट रखा है, तो u प्रोपोर्शनल टू k आएगा। इसका मतलब जो वर्क आएगा वो K2 का ज़्यादा आएगा और K1 का कम आएगा। देखो कितना आसान सा काम हो गया। चलिए जी, तो ये कोई सोचने वाली बात है ही नहीं है। ये क्या बात है, हमारा आंसर उल्टा आ रहा है क्या इनके आंसर से? ऐसे कैसे भाई? हाँ जो मेरा वाला ए है उनका वाला, ये क्या बात है? अच्छा, सही है, दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया है, लिखा इन्होंने उल्टा है। हाँ कोई बात नहीं, दोनों सही है, दोनों सही। एक्चुअली ध्यान दो, ये अपन ने W1 W2 लिखा है ना, इन्होंने लिखा है W2 ग्रेटर देन W1। मैं डर गया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, और ये लिख दिया इन्होंने W1 लेस देन W2, ऐसा लिखा है इन्होंने। देखो, अरे भाई क्या बात है, W2 ग्रेटर देन W1, वो तो सही लिखा। नहीं, अपना U प्रोपोर्शनल टू K है ना। हाँ, U प्रोपोर्शनल टू K है तो वर्क प्रोपोर्शनल टू K है। हाँ सही है, ये हमने गलत लिखा है, ये वाली चीज़ है ना, ये हमने गलत लिखा है। एक्चुअली क्या है, U प्रोपोर्शनल टू K है ना, तो वर्क आएगा वर्क प्रोपोर्शनल टू K। अब वर्क प्रोपोर्शनल टू K है तो इसका मतलब क्या होता है, W जो है ना 1, ये ग्रेटर देन W2 आएगा, W1 ग्रेटर देन W2 आएगा, है ना, क्योंकि K1 ग्रेटर देन K2 है ना वहाँ पे, ध्यान दो। तो ये बड़ा सिंपल सा मतलब कि सवाल है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आगे? ये क्वेश्चन नंबर 13 था। 14 देखो बेटा, 14 ये है, अ ब्लॉक ऑफ मास m
is moving on a smooth horizontal surface with the speed v naught towards a vertical wall as shown in the figure. A spring is there, right, attached with the wall, such that the block compresses the spring as it moves closer to the wall, right? Correct. The natural length is L naught. What is the speed of the block as the spring has compressed by a distance x? देखो बेटा एक बात सुनो, जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसका मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ कि जब स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हो गई तो स्पीड क्या है। सिंपल बात है, टोटल इनिशियल एनर्जी बराबर टोटल फाइनल एनर्जी। रूल ये है, टोटल फाइनल एनर्जी। अब टोटल इनिशियल एनर्जी क्या है वो सुनो। सबसे पहले ब्लॉक दौड़ रहा था हाफ एम वी नॉट स्पीड से, तो हाफ एम वी नॉट काइनेटिक एनर्जी, राइट, प्लस हाफ के जीरो स्क्वायर, ये टोटल इनिशियल एनर्जी। ध्यान दीजिए आप, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ये आपका इनिशियल क्या है, वो है क्या बोलते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी, और प्लस हाफ के इंटू जीरो स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। बस अब आपको v निकालना है, आपको v निकालना है। इनिशियल वाला दे रखा है, बाद वाला आपको निकालना है। तो जरा देखना, एम वी नॉट स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। क्या किया है हमने, हाफ हाफ तो काट दिया, हाफ हाफ तो हमने उड़ा दिया, ये तो जीरो है बेटा, ये तो जीरो है। बस आपको v चाहिए है ना, तो m से जरा भाग लगाना, तो मुझे लगता है आपका v आ गया, आपका v आ गया, वी नॉट स्क्वायर माइनस के अपॉन एम। चेक करना जरा, ऐसा है क्या, के एम अपॉन एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर भी आएगा ना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ए आ गया। इसके बाद ये कहते हैं व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए, इसका मतलब ये होता है लास्ट में स्प्रिंग जा करके रुक जाए, ब्लॉक जा करके रुक जाए, तब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। तो देखिए, फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन ब्लॉक को रुकना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन तब आएगा जब वो आगे और नहीं बढ़ेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब होता है अब और कंप्रेस नहीं होगा, यानी कि उसकी मोशन रुक जाएगी ब्लॉक की, तभी तो। चलिए, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ये आपकी इनिशियल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, है ना। तो बस आपका हाफ से हाफ गया, के मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम आ गया आपका। एक्चुअल में इस चैप्टर में सवाल जो है ना उतने डिफिकल्ट नहीं होंगे जितने पहले होते थे, अब आपके आसान आसान सवाल होंगे, तो थोड़ा सा ये चैप्टर आसान है। एम बाई के ग्रेविटेशन भी थोड़ा आसान चैप्टर है, फिर रोटेशनल डायनामिक्स आएगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी नहीं है। बाकी ये चैप्टर आसान है दोनों, ये वाला भी आसान है, ग्रेविटेशनल वाला भी आसान ही है। 16 क्वेश्चन हो गया, नहीं सॉरी, आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है ना। अब जरा आप 15 क्वेश्चन वो देखिए, लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन देखो बेटा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस कवर्ड, अल्फा इज दिस, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ s। बस देखो जी, इधर देखो, ये आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इन्होंने कि चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है इन्होंने अल्फा एस स्क्वायर, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये काइनेटिक एनर्जी दे रखा है बेटा, है ना। आपको हमने पता है क्या बताया था, आपको हमने बताया था ये तो काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम हाफ एम वी स्क्वायर लिख देंगे, राइट। तो देखो बेटा, एक तो फोर्स आपका आ गया, एक तो फोर्स आपका आ गया, बताओ कैसे आ गया। एम वी स्क्वायर कितना हो गया, ट्वाइस अल्फा एस स्क्वायर, ये एम वी स्क्वायर हो गया, है ना। अब मैं इसमें आर का भाग लगा दूं, देखो एफ सेंट्रीपिटल आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स तो आ चुका है आपका, अब एक टेंजेंशियल फोर्स और आएगा, तो ये आएगा आपका ट्वाइस अल्फा एस स्क्वायर अपॉन आर। ये बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स आया है, कौन सा फोर्स आया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम बात करेंगे उसकी, कौन से फोर्स की, टेंजेंशियल फोर्स की। तो पता है टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है माइनस डी यू अपॉन डी एस, माइनस डी यू अपॉन डी एस, या फिर
के अपॉन डी एस और के लिख दीजिए यहाँ पे, के काइनेटिक एनर्जी। कुल मिलाकर के मैं यहाँ पे कहूँगा एफ टेंजेंशियल होगा डी अपॉन डी एस। के कितना बेटा, के है अल्फा एस स्क्वायर, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपका क्या आएगा, एफ टेंजेंशियल। डिफ्रेंशिएट करो इसको, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 अल्फा एस। एस स्क्वायर का डिफरेंशियल 2s होता है, एस स्क्वायर का डिफरेंशियल 2s होता है। ये आ गया आपके पास। अब आपको नेट फोर्स चाहिए। पता है नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है एफ नेट, ये होता है अंडर रूट एफ टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस एफ सेंट्रीपिटल स्क्वायर। तो बेटा इसको लिखो जल्दी से, एफ नेट बराबर एफ टेंजेंशियल स्क्वायर तो 2 अल्फा एस प्लस एफ सी बराबर 2 अल्फा एस स्क्वायर अपॉन आर, ये का स्क्वायर। बस हो गया काम। अब आप इसमें से जो है ना कॉमन ले लो। क्या ले लोगे? कॉमन आ जाएगा ना एफ नेट में, 2 अल्फा एस शायद कॉमन आ जाएगा, है ना। और अंदर ये आ जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पता नहीं क्या आएगा, मेरे को आंसर देख लो क्या है। हाँ यही दे रखा है, ये दे रखा, ठीक है। चलिए आगे आप क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना हमारा वो ये है कि अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ पाथ डिपेंडेंट फोर्स एफ इक्वल टू दिस। तो देखो बेटा एफ के अंदर 2 कंपोनेंट दे रखे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना इसको एक बार पढ़िए आप अच्छी तरह से। पाथ डिपेंडेंट फोर्स है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं। इन्होंने क्या रखा है एक्स कंपोनेंट और इन्होंने कहा है वाई कंपोनेंट। तो आप जरा देखिए, एक्स कंपोनेंट इन्होंने दे रखा है वाई आई कैप और वाई कंपोनेंट दे रखा है इन्होंने एक्स जे कैप, ऐसा इन्होंने कहा है। आप ध्यान से देखो। और डी आर वैक्टर आपका वो है, ठीक है। और इन्होंने बाकी इन्होंने वर्क वगैरह की डेफिनेशन दी है। तो देखो क्या कहा है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को एक बार। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ पाथ डिपेंडेंट फोर्स एफ इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जी कैप। द वर्क डन बाय द फोर्स एज इट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन कैन बी इवेल्युएटेड by solving the integral this, right, where dr equal to of course this. The position coordinates x and y will vary according to some constant determined by the path followed by the particle, right. For example, if particle moves along a straight line from one point to another, अच्छा ठीक है, ये तो इन्होंने पाथ को डिफाइन किया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में जो ए है ना, ये चीज़ आपको दे दी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर ए की बात कर रहा हूँ। ए में ये क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे जाना है और ये जाना है ओरिजिन से 0 0। तो देखिए स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ है बेटा। और पाथ है ओरिजिन टू ए ए, यानी कि आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो है R1 वेक्टर इनिशियल वाला, वो है 0 0 और R2 वेक्टर जो फाइनल वाला है उसके कोऑर्डिनेट है आपके ए और स्ट्रेट लाइन बननी है। तो एक बार ज़रा डायग्राम बनाइए आप y और x का। 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो देखिए आप डायग्राम बनाइए। आपका जो डायग्राम होगा स्ट्रेट लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है। 0 0 ओरिजिन है बेटा और ए आपका फाइनल पॉइंट है जिसमें x भी a है, y भी a है, y भी a है। तो देखिए आपका ये a है और ये भी a है, ओके। अब अगर आप 0 0 से ए तक स्ट्रेट लाइन से जाएं तो सोचो क्या होगा आपका, ये होगा, ये लाइन बनेगी। मैं थोड़ा इसको स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूं, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं इस स्ट्रेट लाइन के बारे में बोलूँगा y इक्वल टू एक्स। ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स ही होगी, यानी y को आप x कह सकते हैं, x को y कह सकते हैं। तो अब देखिए 2 तरह के वर्क होंगे, एक तो x एक्सिस की डायरेक्शन में, एक y एक्सिस की डायरेक्शन में। देखिए सबसे पहले मैं वर्क wx निकाल रहा हूँ। wx के लिए मैं कहूँगा fx dx। तो देखो fx को मैं लिख रहा हूँ y इंटू डी एक्स। अब बात ये है y तो आपका y है, fx की जगह इन्होंने y कहा है। मैं क्या करूँ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने fx को y कहा है, तो मैंने y कर दिया और dx कर दिया। अब सवाल ये उठता है
कि जब ये y dx है तो मैं y का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा x। क्यों लिख दूंगा? क्योंकy बराबर x है, क्योंकि y बराबर x है, इसलिए लिख दूंगा मैं। ओके, तो आपके पास में ये आ जाएगा x²/2। अब इसकी लिमिट है हमारे पास 0 से a तक, लिमिट है 0 से a, हमेशा ही लिमिट 0 से a है, करेक्ट। तो आपके पास में ये आ जाएगा a²/2। तो दिस इज a²/2, ये आपका wx आ गया। बिल्कुल सेम डिटो ऐसे के ऐसे आपका wy आ जाएगा, वर्क y। तो वर्क y में क्या आएगा, इंटीग्रेशन fy dy। तो आपके पास में wy आ जाएगा इंटीग्रेशन fy क्या है, fy क्या है आपका x dy, क्योंकि ये देखिए आपका fy है। अब x को हम लिख देंगे y, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y के रेस्पेक्ट में करना है तो फंक्शन y का चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा y dy। 0 से a तक की आपकी लिमिट है, तो दिस विल बी y²/2 एंड अल्टीमेटली लिमिट इज देयर 0 to a, so it will be a²/2, right? Now this a²/2 and that a²/2, because we have to calculate the total work done, so total work done will be sum of both, है ना। तो देखिए आपका w आ जाएगा wx प्लस wy, चेक करो आप, यानी आपके पास में a²/2 प्लस a²/2 आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पर ये हमने क्या कर दिया, इसका a² कर दिया। आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें एक बार। सबसे पहले सवाल पढ़ें बेटे। सवाल में हमें fx दे रखा है, fy दे रखा है, स्ट्रेट लाइन पाथ दे रखा है, ओरिजिन से a तक दे रखा है, यानी आपकी r1 फर्स्ट पोजीशन 0 0 है, सेकंड पोजीशन आपकी a है। तो हमने इसका डायग्राम बनाया 0 0 a है ना। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन हुई। इस स्ट्रेट लाइन की खास बात है y बराबर x है, राइट। अब हमने क्या किया, बिकॉज ऑफ x डायरेक्शन फोर्स वर्क डन, x डायरेक्शन के लिए fx dx, आपके पास में ये y dx आ गया, y की जगह x रखेंगे, आपके पास ये x²/2 आ गया, ये a²/2 आ गया। अच्छा, वर्क इन y डायरेक्शन fy dy आ गया, x dy y dy, और ये y²/2 आ गया, 0 से a आ गया, ये a² आ गया, तो ये a²/2 तो ये a² आ गया, ये क्या आ गया, a², ये टोटल वर्क डन आ गया। अच्छा, अभी इसी टोटल वर्क डन को अगर हम डायरेक्ट करना चाहें कि हम दो टुकड़े ना करें, यानी x का अलग न निकालें, y का अलग न निकालें, हम एक ही स्टेप के अंदर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ आपको, सेम पता है मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा कर दूँगा। मैं कर दूँगा f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और इसको लिख दूँगा मैं 0 0 लिमिट और a। अब मैं एक साथ दोनों कर रहा हूँ ना, मैं x y दोनों एक साथ कर रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों का एक साथ लूँगा, है ना। ये 0 0 और ये a है बेटा, राइट, इस तरह से है। अब देखना मैं f को क्या लिख रहा हूँ, आप देखेंगे f को मैं लिखूँगा y i कैप प्लस x j कैप, और dr वेक्टर को लिखूँगा x i कैप dx, सॉरी क्या था वो, dx i कैप, है ना, dx i कैप प्लस dy j कैप, इट इज़ गिवन टू यू, है ना। तो आप डॉट प्रोडक्ट करिए दोनों का आराम से। डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास लिमिट 0 0 है और a है, a, राइट। अब जब आप इसको करेंगे तो ये आपके पास में आएगा 0 0 और a y dx आ जाएगा, और ये आ जाएगा x dy, और ये वही लिमिट है 0 0 से a तक। अब मैंने इसका अलग अलग जो है ना वो कर दिया। आप ध्यान दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ये चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम, है ना, क्योंकि बाय चांस हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या कर दिया सर ने। कुछ नहीं किया, हम आई कैप और आई कैप को करेंगे और इसको डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैं डॉट प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ, बाकी बकवास वैसे के वैसे मैं लिख दे रहा हूँ चुपचाप। तो मैं कर दूंगा y dx प्लस x dy, ये लो जी, हमने एक स्टेप बढ़ा दिया। अब बढ़ा दिया तो पता है क्या करूँगा मैं, y को x और x को y लिखूँगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो वही है, पाथ तो वही है। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, मैं इसको कर दे रहा हूँ इंटीग्रेशन 0 0 a और y की जगह x लिख दे रहा हूँ,
और प्लस x की जगह y लिख दे रहा हूँ। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ? बिकॉज पाथ इज स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू दिस, ये वाला रूट, ये इन्होंने कहा। आप सवाल अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब तक कोई व्यक्ति सवाल को अच्छी तरह पढ़ेगा नहीं, तब तक उसको समझ में भी नहीं आएगा। अब ये x²/2 आएगा इंटीग्रेशन, ये y²/2 आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। आप 0 0 लिख दीजिए और आप a लिख दीजिए। तो आपकी लिमिट जो है, अपर वाली लिमिट a है, लोअर लिमिट 0 0 है। 0 0 लिमिट का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो आप सीधा इसको लिख दीजिए a²/2 प्लस a²/2, यानी आपका आंसर क्या आ गया? a² आ गया। दिस इज योर वर्क डन, दिस इज योर आंसर। पहले आंसर क्या आया था? पहले भी a² ही आया था। आपको जो अच्छा लगे वैसे करिए आप। ये अच्छा लगता है ये करिए, वो अच्छा लगता है वो करिए। मैं प्रीफर करूँगा वो वाला करने का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसी के अंदर बी पार्ट और है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बी पार्ट और है बेटा। तो जरा चेक करना ये बी पार्ट क्या है। ये बी पार्ट है, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0 0 टू a0 एंड देन फ्रॉम, इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए रास्ते के। तो देखिए पूरा जो ट्रैक था ना, उसके 2 टुकड़े कर दिए। पहले तो 0 0 यानी ओरिजिन से चले और पार्टिकल यहाँ आया 0a, नहीं a0 किया ना, a0 यस। और फिर यहाँ से ये आगे बढ़े हैं a तक, यानी इन्होंने ये टुकड़े अलग अलग रास्ते बना दिए 2। पहले जो था वो क्या था? पहले इन्होंने किया था यहाँ से सीधा यहाँ, है ना। तो अब प्रीवियस जो है रूट देखिए, प्रीवियस जो रास्ता था वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, दैट वाज द पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। अब इन्होंने क्या किया है, सेकंड पार्ट में एक रास्ता पहले यहाँ लेके आएगा पार्टिकल, फिर यहाँ जाएगा, यानी कि 2 रूट हो गए, 2 रूट हो गए। तो मैं करूँगा इंटीग्रेशन करूँ। मैं सबसे पहले इस रूट के लिए बात करूँगा। जब मैं इस रूट के लिए बात करूँगा तो बेटा ये x डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? x डायरेक्शन। x डायरेक्शन तो मैं ऐसा करता हूँ कि x डायरेक्शन का वर्क कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो x डायरेक्शन का वर्क आएगा आपका इंटीग्रेशन fx dx। आप चेक करिए, इंटीग्रेशन fx की जगह y है और dx। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसकी लिमिट चाहे जो भी हो, लिमिट चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात पक्का है कि इस पाथ में y 0 है। आप देखो इस पाथ में y 0 है। कितना है y? 100% 0 है, इसलिए ये 0 हो गया, यानी कोई वर्क नहीं होगा। तो देयर विल बी नो वर्क अप टू दिस पॉइंट, 0 वर्क हो गया। अब हम wy कर देते हैं, wy को हम कर देंगे इंटीग्रेशन fy dy। अब fy dy को आपको इन्होंने x कहा है, x dy। जब आप इसको चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू इस पाथ के लिए, इस पाथ के लिए x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू a है, पूरे पाथ के लिए a है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई? फिक्स हो गई, फिक्स हो गई ये x की वैल्यू, है ना। तो आप x की वैल्यू a लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए dy, और इसको लिख दीजिए 0 से लेके a तक की लिमिट। यहाँ पर y 0 है, यहाँ पर y a है। तो एट फर्स्ट y इज 0, हियर द y इज a, राइट। a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन dy कर दीजिए आप, और इसको कर दीजिए 0 से लेके y तक, है ना। ये आपके पास में wy आएगा a। अब इंटीग्रेशन y करेंगे तो ये y आएगा, इसकी लिमिट 0 से लेके a तक है, यानी ये a इंटू a आएगा, तो a² आ जाएगा। अब आप सोचिए कि नेट वर्क डन कितना आएगा। नेट वर्क डन आ रहा है wx प्लस wy। wx आपका 0 था, wx आपका 0 था और ये a² था, तो दिस इज a²। इट मीन्स द टोटल वर्क डन विल बी a²। In both the cases, whatever be the path, in first the path was direct, and second path is in 2 steps. दोनों ही केसेज में आपका क्या आया? वर्क a² के बराबर आया है, और वो वही आएगा, राइट। गॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इसी चैप्टर का। A block of mass m1 is resting on a smooth horizontal surface. A massless spring of stiffness k is attached to the block as shown. Another block m2 is moving with a speed u. Okay, find the maximum compression speed. बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या है सीन, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, एंड इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं ये जमीन है बेटा,
यहां पर मास m1 है, यहां पर मास क्या है, m1 है, और यहां स्प्रिंग लगी हुई है, एक स्प्रिंग लगी हुई है, राइट। यहां पर m2 है, यहां पर क्या है, m2 है। अब आप देखिए कि ये आपका m2 जो है ना यहां आ रहा है, दौड़ करके आ रहा है, वो रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर है। तो सोचिए जरा क्या घटना होगी, व्हाट इंसिडेंस विल हैपन। ये जब आएगा तो इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो m2 इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ये यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगा। तो दिस विल बी स्लो एंड दिस इज फास्ट। तो एट स्टार्ट दिस ब्लॉक इज स्लो एंड दिस ब्लॉक इज फास्ट एंड कोलाइडिंग विद द स्प्रिंग। जैसे जैसे ये स्प्रिंग से आगे कंप्रेस होता जाता है, दिस ब्लॉक इज गोइंग टू बी फास्ट एंड दिस ब्लॉक इज गोइंग टू बी ग्रेजुअली स्लो। तो इनिशियली the block M2 was fast and block M1 was slow, but as time passes this block M2 becomes slow and M1 becomes fast। तो जब ये फास्ट होता जा रहा है, ये स्लो होता जा रहा है, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब दोनों की स्पीड बराबर होगी। जिस समय दोनों की स्पीड बराबर होगी, जिस मोमेंट पर दोनों ब्लॉक साथ साथ इक्वल स्पीड से चलेंगे, उस समय इस स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन मैक्सिमम होगा। तो देखिए, फॉर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्रेशन मैक्सिमम हो तो V1 बराबर V2 होना चाहिए, यानी दोनों की फाइनल वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करो जी। जब आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो आपके पास में आएगा क्या, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो ये इनिशियल मोमेंटम क्या है, m2u प्लस m1 0। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम होगा m2v प्लस m1v। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। इनिशियल मोमेंटम दोनों का, इसकी वेलोसिटी u थी, इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसकी वेलोसिटी दोनों की बाद में सेम हो गई, तो हमारे पास में v जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है m2u अपॉन m1 प्लस m2। ये तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, करेक्ट। अच्छा, जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। तो देखो, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। देखिए, इनिशियल टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी, कुछ नहीं, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अब जब इनिशियल टोटल एनर्जी है तो वो क्या है, इनिशियल टोटल एनर्जी है बेटा हाफ m2u स्क्वायर, हाफ m2u स्क्वायर प्लस हाफ k इंटू 0 स्क्वायर। हाँ जी, हाफ m2u स्क्वायर। इनिशियली ओनली ब्लॉक 2 इज मूविंग, स्प्रिंग इज नॉट compressed एट ऑल। फाइनली द मोमेंट, बोथ की काइनेटिक एनर्जी ये आएगी, दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी यही आएगी। तो m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस हाफ के x स्क्वायर, बस दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। सो प्लीज चेक नाउ, आई एम जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट इट एंड वेरीफाई प्लीज। एक मिनट, हाफ mu स्क्वायर आएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आएगा हाफ v स्क्वायर। v स्क्वायर को हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, m1 प्लस m2 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस हाफ के x स्क्वायर। वी नीड टू कैलकुलेट x, है ना, ये m2 है बेटा, तो हाफ m2, हाफ उड़ा दो ना, हाफ उड़ा दो, हाँ फालतू में क्या करना है। m2 u स्क्वायर, तो बेटा u स्क्वायर ही है, ये क्या है m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। व्हाट इज वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज m2 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर
प्लस के एक्स स्क्वायर शेष। तो ये आपका एक गया आपका के एक्स स्क्वायर। कैलकुलेट करिए आप, के एक्स स्क्वायर आएगा आपका m2 u स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। जब आप इसमें से m2 u स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ले लीजिए जरा m2 u स्क्वायर कॉमन एंड डू सॉल्व इट। तो इट इज 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, दिस इज के एक्स स्क्वायर। तो देखो के एक्स स्क्वायर m2 u स्क्वायर m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा m1, राइट। अब जब आपके पास में ये सब आ गया तो बस आपका आंसर यही आना चाहिए। देखना x को लिख रहा हूँ मैं, आप चेक करना u स्क्वायर का अंडर रूट आएगा और ये वाली चीज़ आएगी m1 m2 अपॉन के m1 प्लस m2। ये आपका x आ गया है, ये क्या आ गया आपका x आ गया है। जब आपके पास में ये x आ चुका है ना, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब क्वेश्चन तो हो चुके अपने। अब हम इक्विलिब्रियम की बातें कर लेते हैं ना। 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम, इस वर्ड का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। मैं आपको इक्विलिब्रियम बहुत बार बता चुका हूँ, और इस दुनिया में इक्विलिब्रियम का मतलब बड़ा ही साफ सुथरा, बड़ा क्लीन होता है, एकदम क्लियर कट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल टू राइट साइड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू रियर साइड फोर्स, दिस साइड फोर्स इक्वल टू दैट साइड फोर्स। इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट। तो फंडामेंटली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट एफ जीरो। जिस समय नेट फोर्स जीरो हो जाता है उस समय इक्विलिब्रियम होता है ना। आपको मैंने एफ नॉट नेट क्या पढ़ाया था? एफ नेट मैंने पढ़ाया था माइनस डी यू अपॉन डी आर, राइट। तो अब देखिए हमारे पास 3 तरह के इक्विलिब्रियम हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात करेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक्चुअली स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इफ डिस्टर्ब्ड लिटिल, ध्यान दो, if disturbed little then returns back to initial state। ये जब होता है तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, इनिशियल स्टेट। इसके लिए मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर डिस्टर्ब हो गया तो वापस वहीं पे आ जाएगा। इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है, यू टेक अ वॉच ग्लास और बाउल and put a ball in bowl. If you are taking this ball here, it will be in equilibrium, certainly in equilibrium। आपने बॉल में बॉल और बॉल यहाँ आके रेस्ट पर आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर। फिर अगर आप इसको डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा सा इधर या इधर ला करके, तो बॉल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन अगेन। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वापस अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। If disturbed a little, if disturbed a little, it cannot return back। If disturbed a little, it cannot return back, right? ये वापस नहीं आ सकता। तो देखो क्या है ये, ऐसा कर दिया, अब ऐसा कर दिया तो ऐसा कर दिया, तो ये इधर और इधर
इधर और इधर जो है ना जाएगा इधर, मतलब एक बार आपने इधर या इधर कर दिया तो फिर परमानेंटली चला जाएगा। इधर आया तो इधर चला जाएगा, इधर आया तो इधर चला जाएगा, जिधर आपने भेज दिया उधर भेज जाएगा। इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है क्योंकि बॉटम में होता है पार्टिकल, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये ध्यान रखना। स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। देखो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, आपकी सबसे बॉटम पर होता है, बॉटम पर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, टॉप पर होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, राइट। अच्छा अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कुछ भी करो आप, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एवरी पोजीशन इज स्टेबल पोजीशन। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऑल पोजीशंस आर इक्विलिब्रियम, ऑल पोजीशंस आर इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए कैसे, जैसे मान लो आपका ग्राउंड है ये, अब ये ग्राउंड तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है। आपने एक बॉल को यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, अगर लेवल ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है तो इट विल मेक नो डिफरेंस, है ना। मैंने यहाँ रख दिया बॉल को या यहाँ रख दिया, हॉरिजॉन्टल है तो टेबल पर आप कहीं भी रख दीजिए, इक्विलिब्रियम ही है ना। अब मैं इसके लिए जो है ना मैथमेटिकल बातें करूँगा। तो देखो मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ और ये टेबल ये समझ लो आपके पूरी फिजिक्स के अंदर, पूरी फिजिक्स का मतलब मैं पूरी फिजिक्स बोल रहा हूँ, पूरी केमिस्ट्री में भी, इवन केमिस्ट्री में भी, ये ध्यान रखना। ये जो टेबल मैं बना रहा हूँ अभी, ये पूरी फिजिक्स में काम आएगी और केमिस्ट्री में भी बहुत जगह काम आएगी, बहुत जगह काम आएगी केमिस्ट्री में भी। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, ध्यान दो। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए सबसे पहला काम है, चाहे कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो, फोर्स तो जीरो होना ही होना है। चाहे जो इक्विलिब्रियम हो, फोर्स जीरो होगा, हर हालत में फोर्स जीरो होगा, राइट। डी यू अपॉन डी आर ये हर हालत में जीरो होगा, सब में, सब में डी यू अपॉन डी आर जीरो, क्योंकि डी यू अपॉन डी आर इट सेल्फ इज फोर्स, तो डी यू अपॉन डी आर जीरो ही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। एक मिनट जरा, हाँ ठीक है, ये कई बार क्या है रिकॉर्डिंग पता नहीं अपने आप रुक जाती है, तो डी यू अपॉन डी आर जीरो। अब ये आ गया आपके पास, तो डी यू अपॉन डी आर जीरो हो गया, एफ जीरो हो गया। अब देखिए स्टेबल के अंदर यू जो है ना वो मिनिमम होता है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर यू जो है मैक्सिमम होता है, और यहाँ क्या होता है, यू नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम बट इट इज फिक्स, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, लंबे चौड़े टाइम के लिए कांस्टेंट होता है, राइट। अच्छा जी, अब देखो एक बात बताऊँ, कोई चीज़ मिनिमम है इसका मतलब उससे कम नहीं होगी, मिनिमम है इसका मतलब उससे कम नहीं होगी, अब उससे ज़्यादा ही होगी, आगे आने वाले स्टेप में उससे ज़्यादा ही होगी, है ना। इसी तरह कोई चीज़ मैक्सिमम है तो अब उससे ऊपर नहीं, अब तो नीचे ही आना है ना। जैसे तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, तो अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर, इट मीन्स इट शुड बी पॉजिटिव। हाँ जी, डी यू का सेकंड डेरिवेटिव इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि यू मिनिमम आ चुका है, अब मिनिमम से कम नहीं होने वाला, ज़्यादा ही होने वाला है, इसलिए पॉजिटिव ही आएगा, इंक्रीमेंट ही होगा। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम आ चुका है, तो डी टू यू अपॉन डी आर स्क्वायर ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, निश्चित ही नेगेटिव आएगा, निश्चित ही नेगेटिव आएगा। अब देखिए डी एफ अपॉन डी आर, डी एफ अपॉन डी आर है ना, ये आपका नेगेटिव आएगा। पूछे क्यों, क्योंकि डी एफ अपॉन डी आर, एफ अपने आप में माइनस डी यू अपॉन डी आर होता है, तो इसलिए वो आपका नेगेटिव आएगा। यहाँ पर क्या आएगा,
डी एफ अपॉन डी आर, ये आपका पॉजिटिव आएगा। वहां पर आपका डी टू यू अपॉन डी आर क्या आएगा, डी आर स्क्वायर, ये क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा 0, नहीं सॉरी, हाँ 0 आएगा बिल्कुल। और डी एफ अपॉन डी आर भी 0 आएगा, 0 आएगा, है ना। हाँ, यहाँ पर एफ कांस्टेंट आएगा, मतलब डी एफ अपॉन डी आर इक्वल टू 0 आएगा, और डी यू अपॉन डी आर भी 0 आएगा, और एफ इक्वल टू भी 0 आएगा, सब कुछ 0 है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बार आप जो है ना पूरी टेबल को दोबारा देख लीजिए, और एक बार आप यहाँ पर देखिए जो आपका फॉर्मूला चार्ट दे रखा है, प्लीज़ लुक एट द फॉर्मूला चार्ट। फॉर्मूला चार्ट का आपका जो सेकंड लास्ट पेज है शायद, है ना, हाँ मतलब थर्ड लास्ट पेज है। तो आप देखिए फॉर्मूला चार्ट के अंदर आपके यहाँ टेबल दे रखी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देखो सबसे पहले एफ इक्वल टू 0 है, दूसरा फिर डी यू अपॉन डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला चार्ट में डी एक्स दे दिया, मैंने डी आर लिख दिया, वो तो अलग अलग टाइम की बात है, किसी समय पता नहीं मन में आता है आर लिख देते हैं, किसी समय मन में आता है एक्स लिख देते हैं, ये तो टाइम की बात है, ऐसे ही है, कोई खास बात नहीं है। डी अपॉन डी आर लिख दिया आज, फिर ये लिख दिया। बाकी आप ये देखिए चीज़ें जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट वही होंगी, यू मिनिमम यू, और ये कांस्टेंट इसकी जगह फिक्स्ड लिख रखा है वहाँ पे, कोई बात नहीं, है ना। आप जब इसको करेंगे, अच्छा एक बात है ना, ये पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होने का मतलब है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, और 0 तो 0 ही है ये, है ना। डी एफ अपॉन डी एक्स, डी एफ अपॉन डी एक्स नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है, डी एफ अपॉन डी आर पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, और ये आपका 0 है। काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल यही वाली बात होगी, पहले वाली। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या खास बात है कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, है ना। तो ये थोड़ा सा ये पॉजिटिव है बेटा, डी टू यू अपॉन डी आर, है ना, राइट। चलिए आगे देखो काइनेटिक एनर्जी के मामले में, बिकॉज वेन एवर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, वेन एवर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, राइट। तो देखो डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी आर करेंगे तो एक बार वाला फर्स्ट डिफरेंशियल तो 0 ही आएगा, डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी आर, ये तो फोर्स के बराबर होता है ना, इसलिए 0 आएगा। डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी आर, ये 0 आएगा आपका। लेकिन अगर आप सेकंड डेरिवेटिव कर दिए तो फिर आपको सावधानी से जवाब देना है, डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो रिजल्ट आया था उससे अपोजिट आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो रिजल्ट आया था वो पॉजिटिव आया था, यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा, है ना। हाँ, डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी टू आर अपॉन डी आर स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर डी टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी आर, डी टू आर, डी आर स्क्वायर सॉरी, ये आपका 0 रिजल्ट आएगा। और मैं आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जो आपका ये है वो आपका फिक्स रहता है, यू आपका फिक्स्ड है, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी फिक्स्ड ही रहेगी। एक्चुअल में ये रिवर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जहाँ जहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी वहाँ वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपका जो है ना ये इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो वो अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, ओके।